हेलो दोस्तों, मेरा नाम कपिल है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आपको बहुत जल्द नींद भी आ जाएगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब अपनी आंखें बंद करें और इस सफर में खो जाए। साए का बसेरा, एक खौफनाक रात। यह कहानी है रोहन की, जो अपने काम के सिलसिले में एक पहाड़ी इलाके से गुजर रहा था। रात के करीब 1:10 बज रहे थे। अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। आसपास मीलों तक कोई इंसान नहीं था, बस घने देवदार के पेड़ और चीखते हुए सन्नाटे थे। रोहन टायर बदलने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे सड़क के दूसरी ओर एक औरत खड़ी दिखी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। अजीब बात, उस कड़कड़ाती ठंड में भी वो औरत बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। रोहन ने उसे मदद के लिए पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही रोहन उसके करीब गया, वो औरत अचानक ओझल हो गई। गाड़ी ठीक नहीं हुई तो रोहन पैदल ही मदद ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दूर उसे एक पुराना बंगला दिखा। बंगले का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से एक पुरानी ग्रामोफोन की आवाज आ रही थी, एक ऐसा गाना जो दशकों पुराना लग रहा था। रोहन जैसे ही हॉल में पहुंचा, आवाज बंद हो गई। वहां की दीवारों पर लगी तस्वीरें बहुत पुरानी थीं और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रोहन को लगा जैसे वो तस्वीरें उसे देख रही है। थक कर रोहन एक सोफे पर बैठ गया। अचानक उसे अपने गले पर किसी के ठंडे हाथों का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। परछाई, दिए की रोशनी में उसकी परछाई के साथ एक और लंबी डरावनी परछाई खड़ी थी, जिसके हाथ बहुत लंबे थे और उंगलियां नुकीली। पर रोहन के पीछे कोई नहीं, इंसान नहीं था। दहशत में रोहन ऊपर की ओर भागा। वहां उसने एक कमरा देखा जहां एक डायरी खुली पड़ी थी। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, जो भी इस घर में रात गुजारता है वो इस घर का हिस्सा बन जाता है। तभी उसे अपने पीछे वही औरत दिखी। इस बार उसका चेहरा साफ था। उसकी आंखें नहीं थीं, बस गहरे काले गड्ढे थे। वो हवा में तैरते हुए उसकी तरफ बढ़ी और चीखी, तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। अगली सुबह कुछ गांव वालों को सड़क किनारे रोहन की गाड़ी मिली। गाड़ी का टायर बिल्कुल ठीक था, लेकिन रोहन का कहीं पता नहीं था। जब वो लोग पास के उस पुराने बंगले की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि दीवार पर एक नई तस्वीर लगी है। वो तस्वीर रोहन की थी और उसकी आंखों में वही बेबसी और खौफ था जो उसने उस रात महसूस किया था। रामू काका ने देखा कि रोहन की तस्वीर से अभी भी ताजा खून की बूंदें टपक रही थी। जैसे जैसे वो तस्वीर के करीब गए, उन्हें एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। वो आवाज रोहन की ही थी, जो कह रहा था, यहां से भागो, वो आ रही है। अचानक बंगले के सारे दरवाजे और खिड़कियां एक साथ जोरदार धमाके के साथ बंद हो गए। दिन का उजाला देखते ही देखते काली सयाह रात में बदल गया। हॉल के बीचों बीच वही सफेद साड़ी वाली औरत फिर से प्रकट हुई। इस बार उसके पैर जमीन पर नहीं थे और उसके नाखून काले और लंबे हो चुके थे। उसने अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमाया और रामू काका की ओर देखते हुए एक डरावनी हंसी हंसी। अदृश्य ताकत। रामू काका को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उनका गला घोट रहा हो। हवा में कंपन। कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि उनकी सांसें भाप बनकर निकलने लगी। रामू काका ने हिम्मत जुटाई और अपने गले में लटका पवित्र ताबीज बाहर निकाला। ताबीज की चमक देखते ही वो रूह पीछे हटी। उसे तड़पते देख रामू काका चिल्लाए, तुझे मुक्ति क्यों नहीं मिलती माया? उस रूह माया की आवाज गूंजी, मुक्ति? मुझे तो बदला चाहिए।
इस घर की जमीन के नीचे मेरी लाश आज भी दफन है, और जब तक मेरा इंसाफ नहीं होता हर मुसाफिर मेरा शिकार बनेगा। रामू काका जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागे। उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर उस बंगले को आग लगाने का फैसला किया। जैसे ही बंगले में आग लगाई गई, आसमान में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। सबको लगा कि सब खत्म हो गया। अगले दिन गांव के एक छोटे बच्चे को सड़क पर वही पुरानी गलती, रोहन की घड़ी मिली। जब उसने घड़ी पहनी तो उसकी सुइयां उल्टी चलने लगी। बच्चे की आंखों का रंग अचानक सफेद हो गया और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान आ गई जो माया के चेहरे पर थी। आग ने सिर्फ लकड़ी जलाई थी, उस रूह को तो बस एक नया शरीर चाहिए था। गांव में सन्नाटा पसर गया था। वो बच्चा जिसका नाम चीकू था, अब वो मासूम बच्चा नहीं रहा था। उसकी चाल बदल गई थी और वो रात बेरात गांव की गलियों में अकेला घूमने लगा था। गांव के लोग डरे हुए थे। हर रात किसी न किसी के घर के दरवाजे पर खुरचने की आवाज आती थी। जब कोई दरवाजा खोलता तो बाहर कोई नहीं होता, बस जमीन पर गीली मिट्टी के पैरों के निशान मिलते जो सीधे उस जल चुके बंगले की तरफ जाते थे। रामू काका समझ गए थे कि अनर्थ हो चुका है। उन्होंने तय किया कि वो उस रात चीकू का पीछा करेंगे। रात के ठीक 12 बजे चीकू अपने बिस्तर से उठा और बिना आंखें झपकाए सीधा जंगल की ओर चल दिया। रामू काका उसके पीछे पीछे जलते हुए बंगले के खंडहर तक पहुंचे। वहां जो उन्होंने देखा उससे उनका खून जम गया। चीकू खंडहर के बीचों बीच बैठकर अपनी उंगलियों से जमीन खोद रहा था। उसके नाखून टूट चुके थे और हाथों से खून बह रहा था, लेकिन इसे कोई दर्द नहीं हो रहा था। खोदते खोदते उसने जमीन के अंदर से एक पुरानी लकड़ी की संदूक निकाली। जैसे ही चीकू ने वो संदूक खोली, पूरे जंगल में हजारों पक्षी एक साथ चीखने लगे। संदूक के अंदर माया, उस रूह का असली अवशेष था। उसका एक पुराना आईना और एक खंजर। चीकू ने वो आईना उठाया और उसमें अपना चेहरा देखा। आईने में चीकू का अक्स नहीं, बल्कि रोहन और माया के चेहरे एक साथ दिखाई दे रहे थे। दोनों तड़प रहे थे। रामू काका ने चीकू को रोकने के लिए आवाज दी। चीकू धीरे से मुड़ा। उसकी आवाज अब एक भारी गूंज जैसी थी। काका, आपने घर जलाया, यादें नहीं, अब ये गांव ही मेरा घर है। अचानक गांव की सारी स्ट्रीट लाइट्स एक साथ बुझ गई। दूर गांव से चीखें सुनाई देने लगी। जब रामू काका वापस गांव भागे तो उन्होंने देखा कि हर घर के शीशे, मिरर पर खून के धब्बे थे। अगली सुबह चीकू अपने बिस्तर पर मिला। वो बिल्कुल सामान्य था, उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन गांव के हर आदमी की कलाई पर रोहन की उस घड़ी जैसा एक निशान छप चुका था। माया अब किसी एक शरीर में नहीं थी, वो गांव के हर इंसान के अंदर एक छोटे से साए के रूप में बस चुकी थी। अब वो गांव कभी सोता नहीं है, क्योंकि जो सोता है उसे आईने में माया दिखाई देती है। कहानी का अंत नहीं, ये तो बस एक नई दहशत की शुरुआत थी। क्या आप जानना चाहेंगे कि उस घड़ी वाले निशान का क्या मतलब था? उस घड़ी वाले निशान का मतलब जानकर आप शायद आज चैन से सो न पाए। वो महज एक निशान नहीं, बल्कि एक डेथ टाइमर था। गांव वालों ने गौर किया कि उनकी कलाई पर छपा वो घड़ी जैसा निशान स्थिर नहीं था। उसकी सुइयां त्वचा के अंदर धीरे धीरे चल रही थी। डरावनी बात यह थी कि हर किसी की घड़ी उल्टी एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी। रामू काका ने जब अपनी कलाई देखी तो उनकी घड़ी में सिर्फ 48 घंटे बचे थे। उन्हें समझ आ गया कि जैसे ही यह सुई 12 पर पहुंचेगी, माया उस इंसान की आत्मा को हमेशा के लिए छीन लेगी। उस रात गांव में एक और खौफनाक चीज हुई। लोग अपने चेहरे आईने में नहीं देख पा रहे थे। जैसे ही कोई आईने के सामने खड़ा होता, उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि अपनी ही मौत का तरीका दिखाई देता। किसी को दिखा कि वो कुएं में गिर रहा है, किसी को दिखा कि उसका गला कोई अदृश्य ताकत घोंट रही है। रामू काका समझ गए
कि माया को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। उसे वो आईना वापस चाहिए था जो चीकू ने संदूक से निकाला था। वो रूह अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए गांव वालों की उम्र सोख रही थी। काका भागते हुए फिर से उस खंडहर में गए। वहां चीकू पहले से ही बैठा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी। वो आईने के सामने बैठकर खुद से बातें कर रहा था। काका ने चिल्लाकर कहा, माया, इन मासूमों को छोड़ दे। तुझे जो चाहिए वो मुझसे ले ले। तभी वातावरण एकदम शांत हो गया। चीकू के गले से माया की आवाज आई, मुझे किसी की जान नहीं चाहिए काका, मुझे बस जिंदा महसूस करना है। तुम्हारी घड़ियों की सुइयां जैसे जैसे पीछे जा रही है, मेरा समय आगे बढ़ रहा है। जब तुम्हारी घड़ियां रुकेंगी, मैं फिर से इस दुनिया में मांस और खून के शरीर में लौट आऊंगी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। गांव की सारी घड़ियां एक साथ 12 पर आकर रुक गईं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर पूरे गांव में एक साथ रोने की आवाजें गूंज उठीं। जब सूरज उगा तो गांव वाले तो जिंदा थे, लेकिन वे सब पत्थर की मूर्तियों की तरह ठंडे और बेजान हो चुके थे। वे चल सकते थे, बोल सकते थे, पर उनके अंदर कोई भावना नहीं बची थी। और उस खंडहर के बीच से एक औरत निकली जिसने लाल साड़ी पहनी थी। वो बिल्कुल इंसान लग रही थी, पर उसकी परछाई जमीन पर नहीं बन रही थी। वो मुस्कुराते हुए गांव की ओर बढ़ी। माया लौट आई थी और अब पूरा गांव उसकी कठपुतलियों का शहर बन चुका था। गांव की गलियों में वो लाल साड़ी वाली औरत यानी माया अब मालकिन बनकर घूम रही थी। लेकिन कहानी का सबसे भयानक अंत अभी बाकी था, जो रोहन की उस अधूरी तस्वीर से जुड़ा था। तस्वीर का आखिरी सच, रामू काका, जो अब एक बेजान मूर्ति की तरह जिंदा थे, अचानक उस जल चुके बंगले की तरफ खींचे चले गए। उनके साथ पूरा गांव किसी सम्मोहन में वहीं पहुंच गया। वहां दीवार पर लगी रोहन की तस्वीर अब बदल चुकी थी। रोहन की जगह अब वहां पूरे गांव का नक्शा बना था और हर घर के ऊपर एक काली बिंदी बन जाती थी। जैसे ही माया उस तस्वीर के सामने पहुंची, उसने अपना हाथ हवा में लहराया। अचानक गांव वालों की कलाइयों पर रुके हुए घड़ी के निशान उनकी खाल फाड़कर बाहर निकलने लगे। वे निशान लोहे की छोटी छोटी सुइयों में बदल गए और हवा में तैरते हुए उस तस्वीर में जाकर धंस गए। माया जोर से हंसी। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी, बल्कि हजारों चीखों का मिश्रण थी। उसने कहा, तुम सबको लगता था कि मैं सिर्फ एक रूह हूं, मैं इस पहाड़ी की भूख हूं। हर 100 साल में मुझे एक पूरा गांव चाहिए होता है अपनी जवानी वापस पाने के लिए। तभी रोहन की रूह, जो उस तस्वीर के पीछे कैद थी, आखिरी बार छटपटाई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर रामू काका के कान में एक आखिरी शब्द फूंका, आईना। रामू काका के बेजान हाथों ने पास पड़ा वही पुराना शापित आईना उठाया। जैसे ही माया ने आईने में अपना नया इंसानी चेहरा देखा, आईना चटक गया। वो चेहरा जिसे उसने गांव वालों की जिंदगी चुराकर बनाया था, दरकने लगा। माया की चीख से पहाड़ कांपने लगा। आईने के हर टूटते टुकड़े के साथ माया का शरीर भी टुकड़ों में बंटने लगा, लेकिन वो मरी नहीं। वो वापस उसी धुएं और काली परछाई में बदल गई और जमीन के अंदर समा गई। गांव वाले अचानक होश में आ गए। घड़ी के निशान गायब थे, पर एक डरावनी चीज रह गई थी। गांव का हर इंसान अब बूढ़ा हो चुका था। जो बच्चे थे वे जवान हो गए और जो जवान थे वे मरने की कगार पर पहुंच गए। माया ने उनकी जिंदगी के 50 साल एक ही रात में सोख लिए थे। आज भी उस गांव को बूढ़ों का गांव कहा जाता है। वहां कोई बच्चा पैदा नहीं होता। वहां के लोग आज भी आईने को कपड़े से ढक कर रखते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने आईने में देखा
तो शायद माया के बदले उन्हें अपना ही वो चेहरा दिखेगा जो अब कब्र के करीब है। रोहन की कार आज भी उसी सड़क पर खड़ी है, बिल्कुल नई, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। इस कहानी का अंतिम और सबसे भयानक मोड़ तब आया जब गांव वालों ने सोचा कि माया हमेशा के लिए जमीन में समा गई है। माया के जाने के बाद गांव वाले बूढ़े तो हो चुके थे, लेकिन उनकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी। उस रात गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। जब गांव के लोग वहां इकट्ठा हुए तो उन्होंने देखा कि मंदिर की मूर्तियों की आंखों से खून के आंसू बह रहे हैं। रामू काका, जो अब बहुत कमजोर हो चुके थे, उन्होंने जमीन पर देखा। गांव की हर परछाई, इंसानों की, पेड़ों की, घरों की, सब गायब थी। सूरज की रोशनी तो थी, पर किसी की परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। अचानक जमीन के अंदर से वो सारी गायब परछाइयां एक साथ बाहर निकली, लेकिन वे परछाइयां अपने मालिकों के साथ नहीं जुड़ी थी। वे स्वतंत्र थी और हवा में काली लपटों की तरह तैर रही थी। माया ने मरते मरते एक आखिरी खेल खेला था। उसने गांव वालों की जिंदगी के साथ साथ उनकी परछाइयां भी चुरा ली थी, और वो परछाइयां अब साए बनकर अपनों को ही मारने लगी। जैसे जैसे एक एक करके गांव वाले उन सायों की चपेट में आते, वे पूरी तरह गायब हो जाते। न कोई चीख सुनाई देती, न कोई निशान बचता। अंत में सिर्फ रामू काका बचे। उन्होंने उस पुराने शापित आईने का आखिरी टुकड़ा उठाया और उसमें खुद को देखा। आईने में उन्हें अपना चेहरा नहीं, बल्कि रोहन, माया और पूरे गांव की तड़पती हुई रूहें दिखी। रामू काका समझ गए कि ये गांव अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। उन्होंने आईने के उस टुकड़े को अपनी छाती में उतार लिया। एक तेज रोशनी हुई और पूरा गांव, घर, गलियां, मंदिर और वह बंगला पल भर में धुएं की तरफ पुर गया। वहां अब सिर्फ धूल और खाली पहाड़ बचा था। आज अगर आप उस पहाड़ी रास्ते पर जाएंगे तो आपको वहां कोई गांव नहीं मिलेगा। गूगल मैप्स पर वहां सिर्फ एक खाली धब्बा दिखता है, लेकिन अगर आप रात के सन्नाटे में वहां रुकें तो आपको हवा में हजारों घड़ियों के टिक टिक करने की आवाज सुनाई देगी। स्थानीय लोग कहते हैं कि वह गांव कहीं गया नहीं है, वह आज भी वही है, बस वह समय की परछाई में कैद हो चुका है। और जो भी वहां रुककर अपनी घड़ी देखता है, वह हमेशा के लिए उस अदृश्य गांव का हिस्सा बन जाता है। खौफ कभी खत्म नहीं होता, वह बस अपना रूप बदल लेता है। अगली बार जब आप अपनी परछाई देखें तो गौर करना, क्या वह वाकई आपके साथ चल रही है। कहानी पूर्णतः समाप्त। ऐसी और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।